ज्योमेट्री की शीट 15 अपलोड कर दी गई है। हैंड रिटन नोट्स ज्योमेट्री के पूरे डाले तो हैं हमने, कौन से टॉपिक के नहीं मिले आप मुझे बताइए। ज्योमेट्री के हमने डाल दिए हैं, मेंस्ट्रुएशन 3D के हमने क्लास नोट्स डाल दिए हैं, अलजेब्रा की थ्योरी हमने डाल दी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी डाल दी है, और फिर क्या होगा। सर्कल का सीट 15 डाल तो दिया शायद, एक बार देखते हैं। अच्छा दीपक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले टॉपिक खत्म हो जाने दो ना दीपक, पहले टॉपिक पूरा खत्म होगा उसके बाद क्लास नोट्स चलेगा दीपक। नितेश बताओ तो सही क्या हुआ बताइए। ओके अच्छा चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर आपका हो चुका है, देखिए ध्यान सुनो। इफ p x1 y1, if p x1 y1 and if p x1 y1 and p2 x2 p and q, p जो है x1 y1 है and q जो है वो x2 y2 है, x2 y2 are 2 points, ठीक है ना। अगर p x1 y1 and q x2 y2 दो पॉइंट है, देन मिड पॉइंट ऑफ लाइन pq, देन मिड पॉइंट ऑफ लाइन pq लिख लेंगे, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। देन मिड पॉइंट ऑफ लाइन pq, मिड पॉइंट ऑफ लाइन pq क्या हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा ऋतिक नहीं गुर्जर, अभी SICI कहां कंप्लीट हो गया, अभी SICI चल रहा है। देखिए दो पॉइंट है p x1 y1, दूसरा पॉइंट है q x2 y2, दो पॉइंट है तो p और q को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 और x2 को जोड़ के आधा कर दो, दैट मींस x1 + x2 / 2। अगर आपको लाइन pq का pq के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y को जोड़ के आधा कर दो, y1 + y2/2 ये आ जाएगा। बस इतना सिंपल सी थ्योरी है, जिस बच्चे को थ्योरी पता है तो मिड पॉइंट पे कभी-कभी आपके प्री के पेपर में खासकर एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ये कर लोगे, ठीक है होगा। अच्छा ऋतिक तो नीतीश उससे फर्क क्या पड़ता है फिर, ठीक है। अरे पार्थ ये मेथड थोड़ा नहीं तो रिजल्ट है कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं p x1 y1, दूसरा पॉइंट है q x2 y2, तो दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 + x2 / 2, y1 + y2/2। SICI एंड नहीं बनती सभी, ठीक है क्लियर है ना। चलिए अब जैसे इस पे बहुत सिंपल सा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये वाला बनेगा, जैसे ये देख लीजिए आप सवाल नंबर 13, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इफ मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन सेगमेंट PQ इज 8k - 3,7, द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 14k - 6,10 एंड Q आर 8k, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया है यहाँ पे P, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो 14k - 6,10 ये दिया हुआ है, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है वो दिए हैं आपको 8k ये दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब लाइन PQ को मिलाने वाला जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8k - 3,7, तो आपसे इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, कुल मिला के आपको k की तो वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू आपको पता चल गई तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। आपको यहाँ पता है इस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 7 है, तो मिड पॉइंट का मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, लाइन PQ का मिड पॉइंट निकालो ना, तो P और Q के जो y कोऑर्डिनेट उनका एवरेज ले लीजिए, 10 और k का एवरेज आधा 7 होना चाहिए, तो ये अगर 7 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 14, मतलब k की वैल्यू 4 आ गई सीधा सीधा। k की वैल्यू कितना की 4, और k की वैल्यू 4 होगी तो 4 14 का आधा 7 होता है, k की वैल्यू 4 है तो यहां दो k की वैल्यू 8 32 32 - 3 29 और 29,7 आ जाएगा आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इतना सिंपल सा था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहां से आ गया ना इसमें, ये मैथ स्पेशल 8 वालों की स्पेशल क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, बात समझ में आई ना आप लोगों को। दीपक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक ही शीट है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए इधर देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनका मिड पॉइंट है 8k - 3,7, तो यहाँ 10 और k का एवरेज 7 होना चाहिए, तो ये 7 है तो k की वैल्यू 4 होगी, 10 4 14 का आधा 7 होता है, k की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केवल एक शीट है, ठीक है, पेपर में से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए आगे चलते यहाँ से जो चीज आपकी स्टार्ट होगी वो आपकी इंपॉर्टेंट होगी, गौर से सुनिए, यहाँ से जो चीज स्टार्ट होगी केवल यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सब लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसको हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन कह देते हैं रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन रेखा का समीकरण। अब सुनना गौर से, जैसे कि मैं आपके सामने एक प्लेन बना देता हूं, इस तरीके से मैंने प्लेन बना दिया, हमने आपके सामने एक प्लेन बना दिया कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अब इसमें ये तुम्हारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है, ठीक है ना। अब मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक रेखा इस तरीके से खींच देता हूं, और सपोज ये लाइन है। अब सपोज मैं कहता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 10, मैं कहता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन x + y = 10, तो क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि इस बात का मतलब क्या है। अगर मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन है सपोज x + y = 10, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब ये है कि इस लाइन पे स्थित जितने भी बिंदु हैं, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस लाइन पर स्थित जितने भी बिंदु हैं वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो लाइन है x एक्सिस को इस पॉइंट पे काटती है, सपोज ये लाइन इस x एक्सिस को पॉइंट A पे काटती है, तो पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रही होगी तुम्हारी 10, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रही होगी तुम्हारी 10। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई,
ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे ये जो लाइन है इस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 10, क्योंकि 0 + 10 बराबर क्या होता है 10। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होते हैं 0, 10। तो कहने का मतलब कोई लाइन खींचने के लिए आपको बस ये पता हो कि वो लाइन किन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। अगर आपको पता है कोई लाइन किन दो पॉइंट से होकर गुजरती है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको केवल उस लाइन के 2 पॉइंट होना जरूरी है। अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट पता है तो दोनों पॉइंट को मिला दो लाइन आ जाएगी, आपको बहुत सारे पॉइंटों की जरूरत नहीं है, किसी भी लाइन के 2 अलग-अलग पॉइंट पता चल जाए तो लाइन आराम से खींच सकते हो आप, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि भैया 6 + 4 भी तो 10 होता है, अगर मैं आपसे कहूं 6 + 4 भी तो 10 होता है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कहूं 5 + 5 भी तो 10 होता है, ये भी सही बात है। मैं आपसे कहता हूं 8 + 2 भी तो 10 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे जो पॉइंट है मैं आपसे कहता हूं पॉइंट 5,5 ये भी इसी लाइन पर होगा। मैं आपसे कहता हूं पॉइंट 6,4 6 4 10 ये भी इसी लाइन पे होगा। पॉइंट 7,3 ये भी इसी लाइन पे होगा। पॉइंट 8,2 ये भी इसी लाइन पर होगा कहीं ना कहीं। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे इस बात को सेटिस्फाई करेंगे कि ये वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे ना। ये तो होगा, मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से बात बताई। आप समझना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है, ये बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन, एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये समझना है बस आपको, ठीक है। तो एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + by + c = 0। ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। मतलब अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन जो है पर्टिकुलर लाइन जो है तो उस लाइन पे स्थित हर एक पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी ax + by + c = 0 फॉर्म होगी, ठीक है। चल ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अब एक और चीज समझना, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, और ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की प्रवणता, ठीक है। अब प्रवणता क्या होती है, लाइन का स्लोप क्या होता है, ये चीज आपके लिए समझना निहायत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक लाइन बना दूं, मैं आपके सामने एक लाइन बना दूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। नाउ अब कोई लाइन सपोज इस प्रकार से है इस प्लेन में, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बनाती है थीटा, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बनाती है थीटा, ठीक है। तो क्या है लाइन का स्लोप, इफ ए लाइन मेक्स, इफ ए लाइन मेक्स, if a line makes theta angle, if a line makes theta angle with positive x-axis, if a line makes theta angle with positive x-axis, बात इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो एंगल देखोगे वो हमेशा पॉजिटिव x-axis से मेजर करोगे, पॉजिटिव x-axis से, वो भी कैसे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तुम्हारी पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव x-axis से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल अगर थीटा, इफ ए लाइन मेक्स थीटा एंगल विद पॉजिटिव x-axis, देन स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, तो एक लाइन का जो स्लोप होता है उसको डिनोट करते हैं हम m से, और इस m की जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा। m की जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा। अगर कोई लाइन पॉजिटिव x-axis से थीटा एंगल बनाती है तो इस एंगल थीटा का टेंजेंट ही, हां, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में। नहीं बैंकिंग में नहीं आती, ठीक है, अच्छे भाई आकाश, ठीक है, ये बैंकिंग में नहीं आती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ ठीक है सनिया। यदि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो इसका जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, उस लाइन का स्लोप कहलाता है। क्लियर है विक्रांत? हाँ विक्रांत एकदम लाइव हो, ना तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन एंगल थीटा किस डायरेक्शन में मेजर करते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए याद हो गया ना। अब सुनना, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से बना देता हूं, इस तरीके से, ये तुम्हारा एक प्लेन हो गया, एक्स वाई समतल हो गया, ये ओरिजिन, और ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया भैया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। अब सपोज एक लाइन जो है इस तरीके से है पॉइंट पी, एक लाइन जो इस तरीके से पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये हो गया पॉइंट q, ये इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आप एक लाइन दे रखे जो पॉइंट p और q से होकर गुजरती है, जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2 और y2 है। तो इतनी बात आपको समझ में आती है। अब सुनना, आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस तो x1 हो जाएगी, सेम इसी प्रकार से आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी x2 हो जाएगी। तो मेरे लिए जो काम की डिस्टेंस है वो ये है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x2 - x1, ये डिस्टेंस कितनी यहां से आती है x2 - x1। सेम इसी प्रकार के आप यहां से इसके परपेंडिकुलर डालो तो 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये y1 है, अगर ये y1 है, पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये लेंथ भी यहां से यहां तक की y1 ही होगी ना बच्चे, ये लेंथ भी यहां से यहां तक की आपकी y1 होगी। अगर ये लेंथ y1 है, पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट क्या है y2, तो ये लेंथ यहां से यहां तक की ये कितनी होगी, ये लेंथ होगी आपकी y2, ये लेंथ होगी आपकी y2, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस आएगी, आ जाएगी आपकी y2 - y1, ये आ जाएगी y2 - y1। बात समझ में आ रही है ना? आप मुझे खुद ही बताओ, आप मुझे खुद ही बताओ, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है, और ये पॉइंट मैंने r मान लिया। अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ यहां पे बढ़ा भी देता हूं तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यही एंगल थीटा बना रही है भाई, जो ये एंगल थीटा वही एंगल थीटा है। तो अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं, tan थीटा, तो यही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, और tan थीटा आता है राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना है y2 - y1, और बेस कितना है x2 - x1। तो ये इस लाइन का क्या हो गया, स्लोप हो गया y2 - y1 बटा x2 - x1। हाँ रमन, दूसरी चीज है, वेरी क्वेश्चन है, क्लियर ना? अगर कोई लाइन, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, अगर कोई लाइन दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है, अगर कोई लाइन दो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा y2 - y1, y2 - y1 बटे x2 - x1, y2 - y1 बटे x2 - x1। निशा सीएसआई पहले पूरा होगा, कल आपकी सीएसआई की क्लास सेम उसी टाइम होगी, ठीक है ना? क्लियर है? y2 - y1 बटे x2 - x1। अगर कोई लाइन आपकी दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है, दीपक ये जस्ट एक हमने रेफरेंस लिया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, उस लाइन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका जो टेंजेंट होगा वो होगा y2 - y1 बटे x2 - x1। y tan थीटा सर, देखो दीपक, अच्छा पुष्पिंदर नहीं देखो इसका जो रीजन है ना भैया,
ऐसा है ना जैसे आप जब आपको भूख लगती है आप रोटी ही क्यों खाते हो, आप पत्थर क्यों नहीं खाते? तो इस तरीके से अगर हमको लाइन के बारे में कुछ ना कुछ अगर थ्योरी बनानी है तो थ्योरी को कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट एक स्टार्टअप है जहां आपने कोई भी लाइन का पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना उसका टेंजेंट को स्लोप नाम दे दिया। ये हमने खुद अपनी मर्जी से दिया मैथमेटिशियन ने, ठीक है? जैसे हमने गिनती को नाम 1 2 3 दिया है ना वैसे ही। क्लियर है ना? अब देखिए इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है आप ये चीज समझना। देखिए फर्स्ट मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, बहुत बेसिक थ्योरी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट फॉर्म, इन पॉइंट फॉर्म। लाइन की इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट फॉर्म। चलिए अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये इफ ए लाइन पासेस थ्रू, इफ ए लाइन पासेस थ्रू, आप मुझे खुद बताना, इफ ए लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, इफ ए लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड a x1, y1 एंड b x2, y2 रेस्पेक्टिवली देन, ठीक है ना? सुनना गौर से। सपोज कोई लाइन है और उस लाइन के बारे में ये बता रखा कि लाइन आपकी दो बिंदु ए और बी से होकर गुजरती है। लाइन पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट भैया मेरे ये है x2, y2। सपोज एक लाइन है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है ए और बी से, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, tan थीटा स्लोप एयरटेल की। अच्छा प्रियम, हाँ ध्यान सुनिए, कोई बात नहीं सुभाष, है ना? अगर कोई लाइन दो पॉइंटों से होकर गुजरती है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये सवाल पेपर में पूछ लिया कि ये फला लाइन है, ये दो बिंदु ए और बी से होकर गुजरती है, दो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए और आपसे पूछ लिया बताओ उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो दो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है। तो ये चीज बहुत आसान है आप लोगों के लिए, मैं खुद ही बता देता हूं। अरे वासनिया वेरी गुड, ठीक है? सपोज यहाँ पे इस लाइन पर P जो है एनी पॉइंट है, इस लाइन पर P एनी पॉइंट है, P एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है? एक लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन मतलब कि उस लाइन पर, उस इक्वेशन पर, उस लाइन पर स्थित कोई भी पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज कोई लाइन है जो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है, इस लाइन पर P कोई एनी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो आप कैसे निकालोगे? आप स्लोप को इक्वल रख दो। भैया लाइन तो एक ही है, आप लाइन तो एक ही है, लाइन के स्लोप को इक्वल रख दो। अगर कोई लाइन दो पॉइंट A और P से होकर गुजरती है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट xy है, तो इस लाइन AP का स्लोप क्या होगा? लाइन AP का स्लोप क्या होगा? y माइनस y1 बटे x माइनस x1। यही होगा ना स्लोप, यही होगा ना स्लोप, इक्वल होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भैया को मेरे? नहीं डाउट है? चलो आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी सुन लेना। अगर मैं बात करूं यही सेम लाइन पॉइंट P और पॉइंट B से होकर गुजरती है, भैया यही लाइन आपकी पॉइंट AP से होकर गुजरती है, जो इस लाइन का स्लोप है वही ये स्लोप है, वही सेम लाइन आपकी पॉइंट B और पॉइंट B से होकर गुजरती है, तो इसका स्लोप क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, हम ये कर लेते हैं। लाइन AP का स्लोप क्या होगा? y माइनस y1 बटे x माइनस x1। अब लाइन AB का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सो सिंपल, हमने स्लोप इक्वल कर दिया, तो यहाँ से क्या फॉर्म बन गई? यहाँ से फॉर्म बन गई y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या क्या? दैट्स इट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भैया को? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है? क्लियर है ना? या फिर इस बात को हम आप ऐसे भी बोल सकते हो, और y माइनस y1, y2 माइनस y1 बटे x माइनस x1 m बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। क्लियर है ना? तो अगर कोई लाइन दो पॉइंटों से होकर गुजरती है x1, y1, x2, y2 से, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 क्या है? ये लाइन का स्लोप ही तो है, तो इसी को आप m भी लिख सकते हो। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक है? अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी डरने लायक नहीं है यहाँ तक। चलिए ठीक है ना? स्लोप ऑफ ए स्टैंडर्ड लाइन, ये लिखेगा स्लोप ऑफ ए स्टैंडर्ड लाइन। स्लोप ऑफ ए स्टैंडर्ड लाइन, ठीक है? एक स्टैंडर्ड लाइन की स्लोप क्या होती है, उसकी प्रवणता क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, कोई भी लाइन इस फॉर्म में होगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है? अच्छा अब आप सुनना गौर से, आप सुनना गौर से। अच्छा इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। पहले ये तो समझ में आ गया कि लाइन की पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अच्छा ठीक है, एक और फॉर्म लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप एंड, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, इन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या मतलब इस बात का? क्या समझते हैं हम इस बात से? तो इस बात से हम ये समझते हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी उसके स्लोप और उसकी y इंटरसेप्ट की फॉर्म में। अगर आपको किसी लाइन का स्लोप बता दिया जाए और उस लाइन द्वारा y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड बता दिया जाए, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जैसे मैंने आपके सामने की लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन सपोज पॉजिटिव x एक्सिस से ये एंगल बना रही है थीटा, और तो इस लाइन का स्लोप जो हो गया वो tan थीटा हो गया। आपको इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। अब ये जो लाइन है सपोज ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y x एक्सिस है। सपोज ये जो लाइन है, सपोज ये जो लाइन है ये आपका ओरिजिन हो गया। सपोज ये जो लाइन है y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रही है, इस लाइन द्वारा y एक्सिस पे काटा गया ये जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट की लेंथ जो है c है। और आपको यहाँ पे दो चीजें गिवन है, लाइन का स्लोप और y एक्सिस पे काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ यानी कि c।
हाँ डीडी मैं बिल्कुल इसका शॉर्टकट बताऊंगा, डीडी ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड रमन। आपको दिया हुआ एक लाइन का स्लोप और ये जो लाइन है इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस से यहां गलत बता रहा हूं, वो नहीं है ये। आपको अगर किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है और उस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट सी की लेंथ दी हुई है, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप मुझे खुद बताओ। अगर इस स्लोप की लेंथ सी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सपोज ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c। पहली बात तो कि ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? आपकी सी होगी। मैंने ये मान लिया कि ये लाइन सपोज एक्स एक्सिस को काटती है पॉइंट टी, 0 पे। ये जो लाइन है ये लाइन एक्स एक्सिस को सपोज पॉइंट टी, 0 पे काटती है। और अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको समझाया कि अगर आपको ये पता है कि एक लाइन किन दो पॉइंटों से होकर गुजर रही है, अगर आपको ये पता है कि एक लाइन किन दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? अभी मैंने समझाया, तो सीधा सा फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। और यही इक्वेशन होगी कि नहीं? अगर कोई लाइन दो पॉइंटों से होकर गुजरती है, किन दो पॉइंटों से होकर गुजरती है? यहाँ पे एक लाइन है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, एक तो पॉइंट है t, 0 और दूसरा पॉइंट है 0, c। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर स्लोप m, तो स्लोप हो गया, स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप तो निकाल लोगे, दिस माइनस इनटू x माइनस x1, ये 0, ठीक है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है, बच्चे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी mx और माइनस c इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव c। तो ये हो जाएगी उस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका स्लोप तो है m, और c क्या है? c उस लाइन द्वारा y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर काटा गया अंतः खंड है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट या y एक्सिस पर उस लाइन द्वारा काटा गया अंतः खंड है। इतना सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। बताइए क्लियर ना? हाँ डीडी बिल्कुल बताएंगे। हर माइनस c बाई टी विल बी द स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का c अपॉन टी। वेरी गुड रमन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आसान सी बात है, ठीक है ना? तो मैंने आपको अभी तक यहाँ पे दो चीजें सिखाई हैं। एक चीज तो ये वाली होगी कि अगर एक लाइन दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, जहां पे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 क्या? उस लाइन का स्लोप है m। नाउ एक मैंने आपको चीज भी बताई, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना? अगर आपको किसी लाइन का ये दे रखा है, स्लोप दे रखा है, उस लाइन द्वारा y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट c की लेंथ दे रखी है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर mx प्लस c। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? नाउ अब मैं आपको बताता हूं स्लोप ऑफ ए स्टैंडर्ड लाइन की। अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो डायरेक्टली देख लिया आप उसकी स्लोप कैसे बता पाओगे? नाउ एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इस गौर से देखो तो by बराबर ax उधर आ जाएगा, by बराबर माइनस का ax और माइनस का c, ये होगा by बराबर माइनस का ax और माइनस का c, ये होगा कि नहीं? ना अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो b तो बटे में आ जाएगा माइनस का a अपॉन bx और माइनस का c बाई b, ये होगा y की वैल्यू आएगी। लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी लाइन का स्लोप m हो, अगर किसी लाइन का स्लोप हो m और उस लाइन द्वारा जो है y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड अगर आपका c है, तो उस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी y बराबर mx प्लस c। तो ये भी लाइन की इक्वेशन है और ये भी आपकी लाइन की इक्वेशन है। ये भी y इक्वल टू है, ये भी y इक्वल टू है। y इक्वल टू बराबर mx प्लस समथिंग, y इक्वल टू बराबर माइनस a अपॉन bx माइनस c अपॉन b। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो यहाँ कंपेयर करने से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंपेयर करने से यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a बटे b। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस तरीके से रखी है, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस का a बटे b। और ये माइनस का a है क्या? ये a है क्या? ये है x का कोफिशिएंट, ये जो है तुम्हारा x का गुणक है। लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में ये x का कोफिशिएंट है, COE ये x का कोफिशिएंट। और ये b क्या है? ये जो बेटा b, ये b क्या है? ये b है तुम्हारा y का कोफिशिएंट। ये b क्या है? ये b है y का कोफिशिएंट। क्लियर ना? कोई डाउट है? तो ये हो जाएगा आपका स्लोप माइनस x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, दैट्स इट। कुछ नहीं किया हमने, बस कंपैरिजन किया, नथिंग एल्स। स्लोप बराबर माइनस कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, x का गुणक बटे y का गुणक, सिंपल सी बात है। तो मैंने अभी तक आपको लाइन के बारे में केवल 3 थ्योरी बताई। क्या आपकी थ्योरी क्लियर हुई कि एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पॉइंट फॉर्म में अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंटों से होकर गुजरती है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सीधा फॉर्मूला रट्टा मारिए, याद रखने का काम ज्यादा है ना? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ स्टैंडर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी मैंने आपको बताया, क्लियर है ना? अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन किस वैरायटी के बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? एक सेकंड, कहां तक क्वेश्चन किया अभी तक हमने? 12। ये बनाइए, व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? इस लाइन का स्लोप बताइए, देखते ही बताना है। प्री के पेपर में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इस लाइन का स्लोप क्या? जल्दी से बनाइए। अच्छा रमन, टीटी बिल्कुल बता देंगे अभी, बताइए व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? मुझे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए सभी का। कोई बात नहीं दीदी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बता रहे हो यार। रितेश सोच समझ के बोलो, कुछ भी बताइए पड़े अपनी मर्जी से। ये आपको लाइन करके इस लाइन का स्लोप बताना है। स्लोप क्या होता है? माइनस x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट है 2, तो माइनस का 2 बटे y का कोफिशिएंट 5 नहीं है, y का कोफिशिएंट है माइनस का 5, तो ये आ जाएगी लाइन का स्लोप आ जाएगा 2 बटे 5। आंसर ए ऑप्शन 2/5 आएगा आंसर, ना कि माइनस का 2/5। शुभम गलती मत करिए, आंसर इसका ए ऑप्शन है।
बच्चे कोफिशिएंट विद साइन लेना है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 2 है, y का कोफिशिएंट नेगेटिव 5 है। अगर आप इस लाइन को गौर से देखो तो ये लाइन है 2x प्लस माइनस का 5y प्लस माइनस का 12 बराबर 0। ये लाइन है भैया, ये लाइन है। अगर आप इसको कंपैरिजन करो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू माइनस का पार है। भैया सुभाष जी सवाल पेपर का पूछा हुआ है, प्री के पेपर का 2017 का। ये बताइए सवाल नंबर 15 इसको सॉल्व करिए आप लोग। नहीं दीपक, ये ऑप्शन रेखा की स्लोप जो है ये दी हुई है, तो मुझे पता है अगर इस लाइन की स्लोप ये है तो a का मान, इस लाइन का स्लोप होगा क्या, माइनस x का कोएफिशिएंट है a, y का कोएफिशिएंट है 5, इस लाइन का स्लोप दिया -4/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 20/3। आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। फिर यार तुम लोग जी गलत बता रहे हो, जी गलत मत बताओ, गलत मत बताइए भाई, आंसर इसका ए ऑप्शन है। हाँ सुभाष बिल्कुल आता है, ठंड अधिक लग रही है, हाँ ठंड बहुत हो गई है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ आप लोग। ओके सवाल नंबर 16, सॉल्व इट। आप भी सॉल्व करोगे इन सारे क्वेश्चन को। द स्लोप ऑफ लाइन AB का स्लोप 4/3 है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x, 5, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 2 और -3 रेस्पेक्टिवली, तो x की वैल्यू बताइए। तो आप मुझे बताइए कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x, -5 है, पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -3 है, और लाइन AB का स्लोप है 4/3। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप बताओ कि लाइन अगर किसी, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपको क्या दे रखा हो, अगर आपको दो लाइन के दो पॉइंट दे रखे हो तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकाल दो, y2 माइनस y1 यानी कि -3 में से माइनस कर दोगे -5 को, बटे x2 x1 बटे 2 x, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 y1 बटे x2 x1, यही स्लोप होता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन का स्लोप क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो यहाँ आप मुझे बताइए -3 प्लस का 5 क्या होगा, 2 हो गया, 2/2 माइनस x की वैल्यू 4/3 होगी कि नहीं, 4/3 होगी। तो आप हमको यहाँ खुद ही बताइए -3 और हाँ ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। आप सुनना गौर से, एकदम 2 दूनी 4 चला गया तो 3 बराबर आ गया 2 दूनी 4 माइनस 2x, तो 2x बराबर जो है ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 - 3 1, तो x की वैल्यू कितना है, हाफ, तो x की वैल्यू आधा आ गई, कहाँ है, ये ऑप्शन हाफ। हाँ सुभाष क्लास खत्म होती क्लास नोट्स दीपक, पहले क्लास नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स में थोड़ा कुछ ऐसा खास है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वही क्लास नोट्स में होगी। ठीक है, इंटर में पढ़ा हुआ है ना आप लोगों का। चलो अगला बनाएंगे, ये देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 17, ये बनाइए। टाइपिंग में बहुत एरर है, मानिए जरा। पहले इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे सब गलत लिखा हुआ है। ये शीट पे वर्ड फाइल में पता नहीं क्या एरर हो गई है, पूरी शीट गड़बड़ हो गई है। 3x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0, और ये है 2a, अब ठीक है। आप बनाइए भाई। देखिए देखिए, दो पॉइंट है 2a प्लस 5 और b प्लस k, 2a प्लस 5 b प्लस k एंड 2a b, वो इस लाइन पर है 3x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0। पेपर का पूछा हुआ सवाल है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दो पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2a प्लस 5 और दूसरा पॉइंट है b प्लस k, सॉरी 2a प्लस 5 b प्लस k, और सेकंड पॉइंट है 2a b। ये इस लाइन पर है 3x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0, तो k की वैल्यू क्या है। तो बच्चा ऐसा करने की जरूरत नहीं कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो पहले इसको यहाँ पॉइंट करो, इस पॉइंट को यहाँ पॉइंट करो। तो फिर दोनों को सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं करना। सपोज एक लाइन पे ये वाला पॉइंट है, उस लाइन पर ये वाला पॉइंट है, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0, इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजर रही है, और इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन का स्लोप क्या होगा, सॉरी। तो
लाइन का स्लोप निकाल लो ना, y2 माइनस y1 2a प्लस 5 में से 2a को घटा लो 5 आ जाएगा, b प्लस k में से b को घटा लो ये तुम्हारा k आ जाएगा। अरे भैया y2 सॉरी उल्टा कर दिया हमने, y2 माइनस y1 b प्लस k में से b को घटा लो क्या आ जाएगा, बट x2 माइनस x1 2a प्लस 5 में से 2 घटा लो 5 आ जाएगा। ये इस लाइन का स्लोप होगा, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का स्लोप ये होगा k/5। लेकिन क्वेश्चन लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 4y बराबर प्लस 11 बराबर 0, तो लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है माइनस का 4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो k की वैल्यू कितना की 15/4, k की वैल्यू 15/4 आ गई यानी कि 3.75 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। जस्ट स्लोप को इक्वल कर दो, कुछ भी नहीं है। हां क्लियर ना? ठीक है, और क्वेश्चन लेंगे, ये बनाइए सवाल नंबर 18, स्लोप को इक्वल कर दो। हाँ प्रश्न 11वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन थे, उन्हीं 11वीं क्लास की थ्योरी है पूरी, ये वाला बनाइए। सवाल नंबर 18, वो भी होंगे भाई, देखिए इधर देखिए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4 एंड -2, 5। बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक थ्योरी आपके सामने लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूं कि सपोज ये तुम्हारा प्लेन हो गया, इसमें कोई लाइन इस तरीके से है, मतलब कहीं से भी जा सकते हैं, डजंट मैटर। मैं यहां से खींच दिया, जैसे मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ कर दी। अब सपोज कोई लाइन हमने इस तरीके से खींच दी, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन एक दूसरी अगर ये पैरेलल लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मुझे इतनी बात बताइए कि भैया जो इस लाइन, अगर ये लाइन यहां थीटा एंगल बना रही है तो ये भी तो थीटा एंगल ही बनाएगी। ये दोनों लाइन दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? पैरेलल लाइन का स्लोप होता है बराबर। अगर पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर है, स्लोप क्या होता है? x का कोएफिशिएंट बटे y का कोएफिशिएंट माइनस, तो इस लाइन में भी ax प्लस by आएगा ही आएगा। भैया यहां अगर x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, तो यहां भी x का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट b ही होगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि स्लोप इसका भी माइनस a बटा b है, स्लोप इसका भी माइनस a बटा b रखना है। चेंज क्या हो जाएगा? चेंज इज कांस्टेंट, c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां सपोज अगर कांस्टेंट c है, तो यहां कोई आपका दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा k। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी ax प्लस by बराबर की, दोनों ही लाइन का स्लोप जो है, स्लोप तो बराबर होगा, चेंज हो जाएगा कांस्टेंट c, कांस्टेंट की वैल्यू बस चेंज हो जाएगी, नथिंग एल्स। अच्छा रमन, ठीक है। हाँ अब जैसे यही सवाल देख लीजिए, आप लोग यही वाला सवाल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है बिंदु 3, -4 और -2, 5 से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा का स्लोप क्या है? आप मुझे बताओ, दो बिंदु दे रखे हैं आपको, 3, -4, दूसरा पॉइंट है -2, 5। अब इसके पैरेलल लाइन जो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है, उसके पैरेलल लाइन का स्लोप पूछा है। आप मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 5 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 -2 -3, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 और -2 हो जाएगा -5। तो इन दोनों पॉइंट से इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली लाइन का स्लोप है -9 बटे 5। ठीक है, तो इस लाइन के अगर पैरेलल कोई लाइन खींचोगे तो उसका भी स्लोप -9/5 ही रहेगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन ही आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है? यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है? सी ऑप्शन -9/5। ठीक है भाई, क्लियर है पीयूष? है ना? एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग, ये देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -8, 13 और 6, 9। दो बिंदु दे रखे हैं -8, 13 और 6, 9। इन दो पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? तो मैं सीधा सा फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या फॉर्मूला? y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है? 13। भैया ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x2 है, ये y2 है। तो दो बिंदु x1, y1, x2, y2 से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, स्लोप y2 माइनस y1 बटे x माइनस x1 इनटू x माइनस x1, यानी कि x ऑफ माइनस -8, x प्लस 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 में से 13 चला जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 6 प्लस 8, ये तुम्हारा 14 हो जाएगा, 14। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 7 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7y माइनस 91, और -2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 2x, और ये माइनस का 16। तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 7y, और इधर आ जाएगा 91, तो 91 माइनस 16। तो 2x प्लस 7y बराबर 11 में से 6 गया 5 और 8 में से गया 7, 75। तो 2x प्लस 7y बराबर 75, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर। कोई बात नहीं राजू, सीट डलवा देंगे चंद्रा। ठीक है, तो
ये तो हो गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। देखो कुछ स्टूडेंट सॉल्व इस तरीके से भी करेंगे कि आपसे ये पूछा कि इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए, तो जाहिर सी बात है मुझे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप पॉइंट पुट करके देख लो, अगर इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा जाहिर सी बात है इन दोनों पॉइंटों से गुजरेगा, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। -8 13 पुट करके देख लो, -8 13 इसको सेटिस्फाई करता है, नहीं करता। क्या -8 13 13 ये -8 13 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 832 13 117 नहीं सेटिस्फाई कर रहा। क्या -8 13 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 8 दूनी 16 13 104 नहीं कर रहा, सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा इन तीनों को, ये इसको कर रहा है 8 दूनी 16 13 91 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट 6 को मानो 6 दूनी 12 9 54 6 दूनी 12 9 63 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, है ना, और या फिर इसको आप ऑप्शन से उठा लीजिए, ये वाई इंटरसेप्ट बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दो पॉइंटों से होकर गुजरती है। तो दो पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन हमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, हमने थ्योरी यहाँ पे कौन सी यूज की, थ्योरी यूज की ये वाली। अगर कोई दो लाइन x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, कोई लाइन इन दो पॉइंटों से, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली होगी। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 नेक्स्ट। ये बताइए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप -10 इंटरसेप्ट ऑफ 10 यूनिट ऑन y एक्सिस। ये तो मैंने आपको बताया ये कि अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको किसी लाइन की स्लोप दे रखी है, स्लोप m की वैल्यू दे रखी है -6, उस लाइन द्वारा y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट दे रखा है 10, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर -6 से mx प्लस cc का मतलब 10, तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस y माइनस 10 बराबर 0। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर। क्लियर है भाई? आप इस साल को ऑप्शन से भी उठा सकते थे कि पहले तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका स्लोप -6 हो, इस लाइन का स्लोप -6 नहीं, इस लाइन का स्लोप -6 नहीं, ठीक है। हालांकि करने में भी कोई डिफिकल्ट है नहीं। आगे देखेंगे, एक और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। सवाल नंबर 20 हो गया। देखिए सवाल नंबर 21 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा उस रेखा का समीकरण बताइए जो धनात्मक एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप उस लाइन का स्लोप तो बड़ी आसानी से बता दोगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो लाइन का स्लोप 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। और वह लाइन -8,3 इस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो पहली बात तो आप इस साल को ऑप्शन से बना लो, स्लोप होना चाहिए 1, इस लाइन का स्लोप -1, इस लाइन का स्लोप भी -1। और दूसरी बात ये पॉइंट -8,3 से गुजरना चाहिए, -8 -3 ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये लाइन सेटिस्फाई करती है। आंसर सी ऑप्शन। तो सॉल्व करने का तरीका भाई ऑप्शन भी और मेथड से भी है। मुझे लाइन का स्लोप पता चल गया 1, क्या आपको थ्योरी मैंने बताई है कि अगर किसी लाइन का स्लोप m हो और वो लाइन y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट काटे, तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि उस लाइन का स्लोप जो है वो 1 है और वह लाइन पॉइंट -8,3 से होकर गुजरती है, तो वह पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ y की जगह 3 पुट करूँ, m की जगह 1 पुट करूँ, x की जगह -8 पुट करूँ, कि अगर ये लाइन इस पॉइंट से होकर गुजरती है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 3 + 8 11, मतलब c की वैल्यू 11 आ गई, बात खत्म। तो लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर स्लोप तो 1 है, ये 11 हो गया, तो लाइन हो जाएगी x - y + 11 बराबर 0। ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। पीयूष क्या हुआ भाई, x - y + 11 बराबर 0। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये देखिए हाँ बिल्कुल रमन, उससे भी कर सकते हो बेटा, रमन उससे भी कर सकते हो। इधर देखिए उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो लाइन 5x + 8y बराबर 73 के पैरेलल है और पॉइंट 2, -3 से होकर गुजरती है। तो देखिए आपको वो लाइन की इक्वेशन चाहिए जिस लाइन के पैरेलल है। अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन की बात कर रहे हो, इस लाइन की जो भी पैरेलल लाइन होगी स्लोप तो बराबर होगा। दो पैरेलल लाइन जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगी थीटा, उनका स्लोप हमेशा बराबर होगा। तो 5x + 8y की जो पैरेलल लाइन होगी वो इस फॉर्म में होगी 5x + 8y बराबर की, मतलब ये वाला आंसर नहीं है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। आंसर या तो ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। लेकिन लाइन जो है 2, -3 से जानी चाहिए। क्या 2, -3 से ये लाइन जाती है? 2 10 और ये तुम्हारा 24 नहीं, इससे जाती है 5 दूनी 10, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करता है। आंसर है सी ऑप्शन। अगर इस लाइन की जो पैरेलल लाइन है वो ये होगी और ये लाइन 2, -3 से गुजरती है, तो x की जगह 2 रखोगे 5 दूनी 10, y की जगह -3 रखोगे -24 बराबर की, तो यहाँ से k की जो वैल्यू -14 -14 आ जाएगी। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हो गई, अभी मैं मेथड से बता रहा हूँ, 5x + 8y बराबर -14, -14 तो इधर आ जाएगा, तो 5x + 8y + 14 बराबर 0। ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। यस देखिए ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ी और समझना, मैं आपको दो कंसेप्ट बता रहा हूँ। इफ टू लाइंस a1x + b1y + c बराबर 0 एंड a2x + b2y + c2 बराबर 0 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना? तो क्या होगा, जैसे दो लाइन अगर a1x + b1y + c1 बराबर 0, एक लाइन आपकी है, दूसरी लाइन a2x + b2y + c2 बराबर 0। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दोनों ही लाइन का स्लोप बराबर होगा। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का x का कोएफिशिएंट माइनस का a1/b1, और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -x का कोएफिशिएंट माइनस का a2/b2। ये हो जाएगा कि नहीं? बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो कहने का मतलब इस लाइन का स्लोप आ गया a1/b1 बराबर a2/b2। ये आ गया।
है ना, या फिर यहाँ से कभी कभी वैल्यू निकल के आ जाती है a1b2 माइनस a2b1 बराबर, या a1b2 बराबर a2b1, या फिर a1b2 माइनस a2b1 बराबर 0। ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है, ये वाली बात क्लियर है ना, विदाउट। ये थी पैरेलल के बारे में। लेकिन अगर आपको दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी हो, इफ टू लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सुनना, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर क्या कहानी होगी, क्या रिजल्ट होगा, समझना जरूरी है आपके सामने। जैसे कि मैं आपके सामने दो लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ये तो तुम्हारा प्लेन हो गया। अब इसमें सपोज एक लाइन कुछ इस तरीके से है और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो हो जाएगा m1। इस लाइन का स्लोप क्या है m1। अब इसके अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से होगी ना, जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मेरी बात को समझिए, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये दूसरी लाइन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है दोनों लाइन, है ना। और इस लाइन के स्लोप को हमने नाम दे दिया m2। अब जरा गौर से सुनना भैया, यहाँ पे m1 जो है, m1 तो tan थीटा होगा। कैसे tan थीटा होगा, सपोज ये वाली लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, पॉजिटिव x एक्सिस से, तो इस लाइन का स्लोप तो m1 के लिए tan थीटा हो जाएगी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, आप मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कहने का मतलब जो है ये नहीं हो जाएगा क्या, कहने का मतलब ये नहीं होगा कि अगर ये थीटा, ये जो है ये एंगल थीटा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा नहीं हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल भी। अरे भैया आप खुद ही बताओ कि ये वाली लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके पैरेलल ये जो लाइन होगी ये भी थीटा होगा, ये 90 तो कंप्लीट एंगल थीटा प्लस 90 डिग्री, मतलब ये जो लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनेगी 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं लाइन m2 के स्लोप की बात करूंगा तो m2 का जो स्लोप होगा tan 90 प्लस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस cot थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करो m1 into m2, तो m1 into m2 किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा into माइनस cot थीटा। तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो m1 into m2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का 1। यानी कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है, उनकी परिमाणताओं का जो गुणनफल है वो माइनस का 1 होगा। ये थोड़ी समझना जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें क्वेश्चन खूब बनते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। क्यों होता है वो मैंने बता दी। तो जैसे कि यहाँ पे दो लाइन मैंने आपको बताई कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड एक दूसरी लाइन बताई मैंने आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइनें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के लंबवत हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भैया। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप की बात करूं, इस लाइन का स्लोप निकालूं तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का a1 बाई b1। और इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के a2 अपॉन b2, यही होगा। और यहाँ पे इन दोनों लाइनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 into m2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का a1 बटे b1 इंटू माइनस का a2 बाई b2। सुनना गौर से, माइनस माइनस तो कट जाएगा, बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से a1 a2 की वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस का b1 b2। a1 a2 किसके बराबर, माइनस का b1 b2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, अरे रहने दो। तो यहाँ से a1 a2 इधर आ जाएगा प्लस b1 b2 बराबर 0। तो ये भी कंडीशन पूछी गई है पेपर में, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे अब देश, बेटा टेंशन ना लो, ये आगे कहानी अपनी यहाँ तक। क्लियर है भाई, बोलो यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, ये वाली थोड़ी क्लियर है। चलो एक थोड़ी और बताता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c बराबर 0 is given by, is written as। अब देखिए ax plus by plus c बराबर 0 एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे इस लाइन का स्लोप a by b है, अगर इस लाइन का जो स्लोप है वो m1 क्या है, माइनस का a अपॉन b है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होना चाहिए, उसका स्लोप होना चाहिए फिर b बटा a। अरे तभी तो तुम्हारा प्रोडक्ट माइनस का 1 आएगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उस हर एक उस लाइन का स्लोप होना चाहिए b बटा a, यानी कि क्या होगी उस लाइन की इक्वेशन bx माइनस ay बराबर k। दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि अगर इस लाइन का स्लोप तुम्हारा ax plus by plus c बराबर 0 का माइनस का a बटा b है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप हो जाएगा b by a, क्योंकि m1 into m2 का जो प्रोडक्ट है, m1 की वैल्यू माइनस का a बटा b है, m2 की वैल्यू b बटा a है, b से b जाएगा, a से e जाएगा, आ जाएगी माइनस का 1, है ना, आ जाएगी। तो मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप b बटा a होना चाहिए, यानी कि x का कोएफिशिएंट b और y का कोएफिशिएंट a होगा, क्लियर है। लेकिन साइन जो आएगा माइनस का आएगा जिससे कि पॉजिटिव हो जाए बराबर की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बता दी और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बता दी। हाँ डी, ठीक है।
जहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, सभी को समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। उस रेखा का इक्वेशन आपको बताना है जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है और जो पॉइंट 3,4 से होकर गुजरती है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आपको कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करो। एक्स का कोएफिशिएंट 11 कर दो और वाई का कोएफिशिएंट 17 कर दो। यहां प्लस का साइन तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा, बराबर 189। बस इतना बराबर की, क्योंकि कांस्टेंट तो आपका चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अगर इस लाइन का स्लोप माइनस का 17/11 है तो इसका 11/17 होगा। तो इस फॉर्म की होनी चाहिए। मतलब आंसर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर जो है तुम्हारा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये बोल दिया कि ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है इस पॉइंट से होकर गुजरनी चाहिए 3 और 4 से। तो x की जगह 3 रख देते हैं, 11 3 33, y की जगह 4 रख देते हैं, 17 चौका 68, k आ गया। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 3 गया 5, 6 में से 3 गया 3 माइनस का 35 ये आ जाएगी। k की वैल्यू माइनस 35 आ गई। अगर मैं यहां पे रखता हूं k की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन 11x माइनस 17y बराबर माइनस का 35 इधर आ जाएगा। 11x माइनस 17y और प्लस 35 बराबर 0। ये आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर बच्चे? तो मैंने आपको सारी ही चीजें करा दी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन, परपेंडिकुलर, स्लोप में भी हर टाइप के सवाल कराए हैं। हाँ पीयूष, अच्छा ये बताओ कि सीपीओ का पेपर कल आप लोगों में से कौन-कौन देने जा रहा है? सीपीओ का पेपर, अरे क्वेश्चन राहुल इजी आता है पेपर में। सीपीओ का पेपर कौन-कौन देने जा रहा है कल? अनुज तो क्या हुआ? हाँ बसु धामानी अभी कर देंगे पीडीएफ अपलोड। ठीक है, चलिए ये बनाओ सवाल नंबर 24 सॉल्व इट। बारह को ओनली सीजीएलडीडी, ठीक है, कल नहीं है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन 2x + 3y = -6 इसके परपेंडिकुलर है और हैविंग y इंटरसेप्ट 3 जिसका y इंटरसेप्ट 3 है। मतलब जो लाइन 2x + 3y = -6 के परपेंडिकुलर है और जिसका y इंटरसेप्ट जो है ना वो y इंटरसेप्ट 3 है, उस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो बड़ा ही सरल है क्वेश्चन में टफ नहीं है। आप मुझे बताओ इस लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो इस लाइन की जो है स्लोप, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -2/3 ही हो जाएगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका स्लोप होगा 3/2, क्या होगा 3/2, तो स्लोप होगा 3/2। तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको पता है, मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जिसका स्लोप 3/2 हो और जिसका y इंटरसेप्ट 3 यूनिट का, तो सवाल खत्म। y बराबर 3/2x mx और प्लस c, मैं फॉर्मूला जानते हूं स्टैंडर्ड, तो 2y बराबर 3x + 6 आ गया। तो यहां से 3x - 2y और प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। 3x - 2y बराबर -6, आंसर है बी ऑप्शन, बी है भाई। आप एक लाइन दे रखिए 2x + 3y बराबर 6, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा 3/2। अगर इस लाइन का स्लोप -2/3 है तो इसके परपेंडिकुलर का 3/2 और वो उसका y इंटरसेप्ट भी 3 दे रखा है, तो स्लोप भी दे रखा है, y इंटरसेप्ट भी दे रखा है लाइन का। तो एक लेवल बस एक स्टेप बढ़ा दिया, सवाल कुछ था नहीं बाकी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला बनाइए, सॉल्व करिए। वेरी गुड रमन, वेरी गुड रमन। अनुज अभी करवा देंगे। देखिए व्हाट द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच स्लोप इज -1/2, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप माइनस का हाफ है और जो पॉइंट लाइन गुजरती है x - y बराबर -1 और 3x - 2y बराबर 0। इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से होके वो लाइन गुजरती है, तो स्लोप होना चाहिए माइनस का हाफ। इस लाइन का स्लोप तो माइनस हाफ है नहीं, ना ही इस लाइन का है, तो दो ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते। आप मुझे बताइए, मुझे उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो x - y बराबर -1 और 3x - 2y बराबर 0, 3x - 2y बराबर 0 इसके इंटरसेक्शन से होके गुजरती हो, इन दोनों लाइनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरती हो। तो इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, को सॉल्व करना होता है। अगर x - y -1 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x - 2y की वैल्यू हो जाएगी -2 और सीधा सीधा घटा दो। 2x में से 3x को घटाएंगे -x, 2y से 2y कट जाएगा और b -2 में से 0 घटाएंगे -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है, x की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है तो y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3। x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 3। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 2 3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 1 2 और 3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। और वैसे भी सॉल्व मेंटली हो जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि 3x - 2y 0, x 2 रख दो, y 3 रख दो, 0 हो जाएगा और यहां से बात आपकी बन जाएगी ना। तो मुझे उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप है -1/2 और पॉइंट 2,3 से होकर गुजरती है। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, y - y1 3 दे रखा है बराबर स्लोप कितना दे रखा है -1/2 इनटू x - 2 या जाएगा x - x, या फिर ये नहीं लगाना चाहते तो ये लगा लो, y बराबर स्लोप -1/2 है। सपोज y इंटरसेप्ट c है, मुझे नहीं पता, ये लाइन होगी, लेकिन ये जो लाइन है पॉइंट 2 3 से होकर गुजरती है, तो y की जगह 3 रखो, x की जगह 2 रखो, तो सेटिस्फाई करेगा। तो c की वैल्यू आ गई 4, अगर c की वैल्यू 4 आ गई तो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी y बराबर -x/2 और +4। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2y बराबर -x + 8, तो x + 2y बराबर 8, ये आ जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है ना? ठीक है भाई, चलो ये बताइए, सारे प्री के पेपर के पूछे सवाल हैं, प्री में इतना आसान क्वेश्चन आएगा किसी कोई हद नहीं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अरे पीयूष सॉल्व करिए सवाल नंबर 26।
ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काटती है? आप मुझे बताओ, मैं अगर कोई भी लाइन ले लूं, डजंट मैटर, कोई भी लाइन ले लूं, लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को जहां काटेगी उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लाइन एक्सिस को जहां काटेगी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसमें वाई की वैल्यू 0 पुट करो। वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x + 0 बराबर -6, x की वैल्यू -6 बटे 2 -3 आ गई। यानी कि ये लाइन वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अगर मैं y को 0 करता हूं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी -3, यानी कि लाइन x एक्सिस को -3, 0 पे काटेगी। बी ऑप्शन, इतना सिंपल सा है। ठीक है, ये बनाइए। सॉल्व करिए। Find the distance between the point -3,4, आपको पॉइंट दे रखा है -3,4 एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3x - 2y = 31 एंड 7x + 5y + 5 = 0 के बीच की डिस्टेंस बतानी। ओके, देखिए आपको डिस्टेंस बतानी है दो पॉइंटों की। एक पॉइंट है -3,4 और दूसरा पॉइंट इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब पहली लाइन है 3x - 2y = 31 और दूसरी लाइन है 7x + 5y + 5 = 0। इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालें तो बहुत आसान है। तो आप मुझे खुद ही बताओ यहाँ क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ y को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 दिया 15x - 5 दूनी 10x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 155। और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 2 7 14x, 2 5 10x बराबर -5 दूर चला जाएगा, -5 दूनी 10 ही हो जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो 29x की वैल्यू 155 और -10 145, x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप यहाँ पे रख सकते हैं x की वैल्यू 5 को, तो यहाँ पे रख लो, कहीं भी रख लो, चाहे इसमें चाहे इसमें, आंसर तो सेम है ना। 15 - 2y = 31, 15 - 31 माइनस का 16 = -2y, y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 8 आई। मतलब इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है 5,8। क्या है 5,8? तो इस पॉइंट की और -3,4 के बीच की डिस्टेंस बतानी। तो बीच की डिस्टेंस की तो गोल्डन फॉर्मूला जानते ही हो, क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 8 - 4 का स्क्वायर और -3 - 5 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ना, क्लियर है? सी ऑप्शन 4 y2 - y1, x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे रख देते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी हमने। फिर 5 दिया 15 - 2y = 31, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, 3x - 2y = 31, 15 - 2y। ओके, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, ये माइनस का 2y नहीं होगा, ये प्लस का आएगा। y की वैल्यू -8 आएगी, y की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, तो y की वैल्यू -8 आ गई, सॉरी y की वैल्यू -8, तो y2 - y1 दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4 - 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, प्लस और -3 - 5 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 तो कॉमन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4√13 आंसर आ जाएगा। 4√13 सी ऑप्शन आंसर है, 4√13, 4√13। क्लियर ना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ठीक है, सॉल्व करिए। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाले लाइंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ये सवाल ले लिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट फॉर लीनियर इक्वेशन दिस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि इस लाइन द्वारा y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है। हालांकि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट का मतलब आप समझते हो कि जैसे आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ये एक तुम्हारा प्लेन हो गया, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। तो अगर मैं कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो ये तुम्हारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन। तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काट रही है ना c, ये जो इंटरसेप्ट काट रही है c, ये अपने को निकालना है, इस इंटरसेप्ट की लंबाई निकालनी। तो एक्चुअली मुझे इस इंटरसेप्ट को निकालने के लिए ये पॉइंट निकालना होगा कि ये जो लाइन है y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है। तो ये जो लाइन है y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x को 0 पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112/14। ठीक है, तो 14 8 112, y की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना। मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस को 0,8 पे काटती है, 0,8 पे काट रही है, तो ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट पे कितना होगा? 8 होगा। बी ऑप्शन आंसर, क्लियर है ना। चलिए, ये मतलब था। सवाल नंबर 30। बने भाई, यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो की का मान बताओ। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, इस लाइन का स्लोप है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस के x का कोफिशिएंट यानी कि -5 बटे y का कोफिशिएंट k। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 ही आ जाएगा। तो देखो ये माइनस 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 तो कट गया, k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे यहां से 520/6 मतलब 10/3। ये ऑप्शन k की वैल्यू आ जाएगी 10/3, 7.5 नहीं है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया, इसका स्लोप आ जाएगा -4/6। यहाँ पे ky + 5x - 7 कंफ्यूज मत हो जाना, तो -5 बटे k होगा। क्लियर, तो k की वैल्यू 20/6 10/3 आएगी। ठीक है, अभी नहीं अवेलेबल आ रहा है। रमन बेटा, माइनस के x का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट k है। क्वेश्चन नंबर 29 करा दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 29 करा तो दिया है। अच्छा ये वाला, हाँ, सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 बताइए। यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आपसे ये पूछा है कि इनका के का मान क्या होगा। अगर तो लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप बराबर होगा, मतलब जो स्लोप यहाँ इस लाइन का वही इसका भी होगा। आप खुद ही देखो 7 किलो 21 3 गुना, तो यहाँ 4 किलो 3 गुना 12 हो जाएगा, तो 2 के किलो 12 के किलो 6,
खत्म सवाल। ऐसे तो ये सवाल वर्बली भी हो जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। इसका स्लोप माइनस का 4/7, अगर पैरेलल है इसका स्लोप है माइनस का 2k/21, ठीक है ना। माइनस माइनस हो गया, 7 किलो 21 तो 4 किलो 12 यानी कि k किलो 6 होगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, आसान सी बात है। चलिए यस, इसको बनाइए 31। कोई बात नहीं, सब बात। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा था ना सर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिए, ए, ये बी और ये सी, क्या है कोलिनियर है, एक ही रेखा में है, तो एक्स का पता लगाएं। तो ऐसा सवाल कभी भी पेपर में आ गया। अब बच्चे ने इसको बहुत अजीब अजीब तरीके से करते हैं, कभी एरिया इक्वल रखते हैं, कभी कुछ, जैसे ये ए है, ये x, 2 है, और ये दूसरा पॉइंट है बी, ये -2, 1 है। एक तीसरा पॉइंट है सी, इसका ये है 6, 3। अगर तीनों कोलिनियर है तो x का मान बताओ। कुछ मत करो, इस लाइन का स्लोप निकालो। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 2 - 1 1, y2 - y बटे x - x1 बटे x में से -2 हटाओ 1 x + 2। अब जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप होगा। अरे अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एक सीधी रेखा जो इस लाइन का स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप है, तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा, 1 में से -3 को घटा दो तुम्हारा 4, और -2 में से 6 को घटा दो -8। ठीक है, तो 4 - 8 -2, तो x + 2 की वैल्यू आ जाएगी -2, और x की वैल्यू -2 -2 -4 -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे मेरे -4। सी ऑप्शन। एरिया ट्रायंगल को इक्वल करने की जरूरत नहीं रमन, स्लोप को इक्वल रख दो, ज्यादा आसान होता है। ठीक है नहीं नहीं सूरज, ये केवल और केवल सीडीएस के पेपर में, कैट के पेपर में और एसएससी के एग्जाम्स में आता है। ये बैंकिंग के पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, ये बनाओ। हाँ कार्तिक, साल बना दो तुम, तभी तो तुम अच्छे बच्चे बनोगे। हाँ आदित्य, आदित्य चिड़िया उड़ रही है तुम्हारी। नाइस जैकेट। देखिए दो रेखाओं का स्लोप दे रखा है, तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछा है। अच्छा, इस एक लाइन का स्लोप दे रखा है 1, अगर इसका स्लोप 1 है तो tan थीटा 1 होगा, मतलब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। दूसरी लाइन का स्लोप है √3, तो टेंजेंट थीटा अगर √3 है तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो आप हमको एक चीज बताइए कि ये जो है तुम्हारा एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया आपका, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल है, एक लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और दूसरी लाइन ऐसी है जो तुम्हारा एंगल बना रही है सपोज 60 डिग्री का। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, आपसे पूछा दोनों लाइनों के बीच का एंगल, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 बना रही है, 60 बना रही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 15 डिग्री, इनको डिफरेंस कर लें तो 15 डिग्री आ जाएगा। 15 डायग्राम बनाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, चलो ये बना दीजिए 33 नंबर। ठीक है ना, चलिए अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, पैरेलल लाइंस। मैं आपको यहाँ पे 3 कंसेप्ट समझाऊंगा पैरेलल लाइंस। देखिए कोई भी लाइन जो है एक दूसरे को 3 तरीके से काट सकती है। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी एक दूसरे के, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ये दो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इस केस में इन दोनों लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर दो लाइन इस तरीके से हैं कि दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटती हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। 3 केस में समझा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बनता है। हिंदी में इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, हिंदी में बोलते हैं इनको प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और इस केस में आपका इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है केवल 1 सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। दो लाइन जो है, दो अलग-अलग लाइन जो है वो हमेशा एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइन इसको ऐसे काटे फिर वापस आके ऐसे काटते, नहीं। दो सीधी लाइन जो है एक दूसरे को अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो एक ही पॉइंट पे काटेंगी। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और इसी के ऊपर हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, दो लाइन एक के ऊपर एक है। इनको बोल देते थे हम, क्या बोल देते हैं इनको, हिंदी में तो बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। और इस केस में दोनों देखो, इस केस में जो पॉइंट पहली लाइन के ऊपर है वही दूसरी लाइन के ऊपर है, तो इस केस में दोनों लाइनों के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने ऐसे कॉमन पॉइंट होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। यहाँ एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करता, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ केवल एक सॉल्यूशन है, दोनों लाइन केवल एक ही पॉइंट पे काट रही हैं। यहाँ दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, संपाती रेखाएं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, यूनिक वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संपाती रेखाएं। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन भूल गए थे हम, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ये लाइंस ऐसी होंगी जो एक के ऊपर एक होंगी और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, हाँ। अब जो है इन तीनों की शर्त क्या है, मैं शर्त बता देता हूं। पहला केस कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस, दो लाइंस अगर आपको दे रखे तो उनके पैरेलल होने की शर्त क्या है, सभी को पता है, स्लोप बराबर होगा। इफ इफ टू लाइंस, इफ टू लाइंस ax a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आर पैरेलल, आर पैरेलल टू ईच अदर, देन ध्यान रखना,
अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा, यानी कि माइनस का a1 by b1 बराबर होगा माइनस का a2 by b2, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि a1 by b1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी a2 by b2 की। यही होगा? अरे बोलो यही होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? a1 by b1 बराबर a2 by b2 ही हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका जो स्लोप है माइनस का a1 by b1 बराबर माइनस का a2 by b2, यहाँ माइनस से माइनस तो हट जाएगा, तो आप ये निकाल सकते हो कि यहाँ से a1 बटे a2 की जो वैल्यू है वो बराबर a2 को इधर ले आओ, b1 को इधर ले आओ, बराबर आ गई b1 बटे b2 की। ये चीज आप कंक्लूड कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो a1 by a2 की जो वैल्यू है वो बराबर होती है b1 by b2 की। लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि c1 by c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर c1 by c2 के बराबर भी हो गया तो लाइन फिर पैरेलल नहीं रहेंगी, लाइन एक ही हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपके सामने लाइन की इक्वेशन लिखता हूं 4x + 3y + 11 बराबर 0, और दूसरी लाइन की मैं इक्वेशन लिखता हूं 12x + 9y + 27 बराबर 0। तो आप इस बात को देखना कि यहाँ पे दोनों लाइन है, यहाँ पे इसका भी स्लोप माइनस का 4/3 है, इसका भी स्लोप माइनस का 4/3 है। यहाँ देखना 4/12 रेशियो बराबर है, यहाँ देखना 3/9 रेशियो बराबर है, a1 by a2 बराबर आएगा b1 by b2 के, तभी स्लोप बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे 11/27 के बराबर तो नहीं है। ओके, अगर यहाँ देखो 4 से 12 यहाँ 3 गुना हो रहा है, यहाँ 3 गुना हो रहा है, अगर यहाँ भी 3 गुना 33 हो गया तो आप मुझे एक चीज बताना कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कोई फर्क रह जाएगा? नहीं। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये वापस से 4x + 3y + 11 बराबर 0 हो जाएगी, तो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप बराबर होगा, मतलब a1 by a2 की वैल्यू b1 by b2 के बराबर होगी, बट c1 by c2 के बराबर नहीं होगी। क्लियर है? कोप्लेनर नहीं सॉरी, कोप्लेनर तो सारी हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में। अब मैंने आपको जो बताया था पैरेलल लाइंस, अगर आपको कभी भी ये बोल दिया कि अगर दो लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब इस वाले केस की बात कर रहा है। पैरेलल लाइंस मतलब लाइन पैरेलल लाइंस डजंट हैज एनी सॉल्यूशन। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं कांस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? संपाती रेखाएं, संपाती रेखा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इसका क्या मतलब है भाई मेरे? इफ टू लाइंस a1x + b1y + c1 बराबर 0 एंड a2x + b2y + c2 बराबर 0 आर कोइंसिडेंट, देन अगर दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हैं, कोइंसिडेंट देन, कोइंसिडेंट का मतलब समझते हो संपाती, मतलब एक के ऊपर एक रेखा, जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो जस्ट इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दो, बिल्कुल। तो उस केस में क्या होगा? दोनों रेखाओं के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब दोनों लाइन एक ही हैं, अलग अलग चीजें नहीं। मतलब a1 से a2 का रेशियो वही होगा जो b1 से b2 का रेशियो है, और जो c1 से c2 का रेशियो है, ये रेशियो तीनों में इक्वल ही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने एक लाइन इस तरीके से लिख देता हूं 6x - 5y बराबर 17, ये लिख दिया मैंने, ये लाइन है ब्लू वाली। ठीक है, अब एक दूसरी लाइन में इस तरीके से कह देता हूं 24x - 20y बराबर 68। अब मैं कहता हूं बताओ इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन बताओ, तो आप लोग बेवकूफ हो गए भैया, 6 चौक 24 4 गुना हो गया, 5 चौक 20 4 गुना हो गया, 17 चौक 68 4 गुना हो गया। अगर आप इस लाइन को गौर से भी देखो 4 से डिवाइड करके लिख दो तो 6x - 5y बराबर 17 ही तो है, मतलब जो ऊपर लाइन लिखी हुई है सेम, ये नहीं सेम लाइन है, तो एक लाइन ऐसे एक लाइन उसके ऊपर, तो दोनों के सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। शर्मा क्या हुआ भाई? अच्छी पीयूष, कल से बैच 8 में तो वो चलेगा आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो चल रहा है, तासु क्लास होगी, टेंशन ना लेना। यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सोबित। ठीक है, नाउ थर्ड केस इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी वाले भैया लिख लेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उन दोनों लाइन का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन। अब कहने का मतलब है इफ टू लाइंस, दो लाइंस है आपके पास a1x + b1y + c1 बराबर 0 एंड a2x + b2y + c2 बराबर 0 आर intersect each other at only one point, intersect each other at only one point। मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, अगर दो लाइन a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, अगर एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कुछ इस तरीके से, मतलब इनका केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल होगा जहां पे एक दूसरे को काटेंगे। और उसकी एक शर्त ये है कि ये बात, ये दोनों लाइन पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल हो गई तो काटेंगे नहीं। ये दोनों लाइन पैरेलल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे a1 से a2 का रेशियो b1 से b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया? ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल हो गई, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हो सकता है ये तुम्हारी कोइंसिडेंट भी हो जाए और हो सकता है तुम्हारी पैरेलल भी रहे, केवल एक दूसरे को काटे भी ना। तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कभी ना कहीं, चाहे कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी जरूर। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है और एक ही प्लेन में है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी जरूर। तो कहने का मतलब है कि इनका स्लोप जो है अलग अलग होना चाहिए, तो a1 by a2 का जो रेशियो b1 by b2 से अलग होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। लाएंगे गिराज सिंह, मोहित, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज, ये जो c1 by c2 है, ये चाहे तो तुम्हारा c1 by c2 बराबर हो भी सकता है और चाहे नहीं भी बराबर हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। c1 by c2 किसी के बराबर हो या ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इन दोनों लाइन का जो स्लोप है वो अलग अलग होना चाहिए, बस।
अच्छा भानु, बोलो क्या हुआ? क्लियर है ना? अब इस पे सवाल किस किस प्रकार से बनेंगे? इस पे सवाल जो है बड़े सिंपल सिंपल से बनते हैं। नहीं ये नहीं है, इसी वाला क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर, k किस वैल्यू के लिए दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के? अगर पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है a1 by a2 मतलब k - 1 बटे 2 माइनस k, a1 by a2 बराबर हो जाएगा b1 by b2। y ऑप्शन 1 है या माइनस का 3 बराबर 1 बटे माइनस का 3, 1 बटे माइनस का 3 तो खत्म। माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3 बराबर 2 माइनस k, तो 3 माइनस 2 1, 3 के माइनस के 2 के, और k की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1/2, तो k की वैल्यू 1/2, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ये कुछ नहीं करेगा, a1 by a2 k - 1 बटे 2 माइनस के बराबर y ऑप्शन 1 और y ऑप्शन माइनस का 3 बराबर 1 बटे माइनस का 3। सिंपल सा पुट कर लेंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे बनाएंगे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लाइन, इस लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो अभी मैंने थ्योरी समझाई, आप चेक करिए कि लाइन एक्चुअल में है क्या। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहां देखो ये 4x - y - 2 बराबर 0 है। दूसरी लाइन को अगर गौर से देखो, माइनस का 8x प्लस का 2y और प्लस का 4 बराबर 0 है। तो अगर आप यहां देखेंगे गौर से, 4 का डबल -8, यहां देखेंगे 1 का डबल, 4 में यहां किससे मल्टीप्लाई होगी? -2 से। -1 में किससे मल्टीप्लाई होगी? -2 से। -2 में किससे मल्टीप्लाई होगी? -2 से। अरे रेशियो तो सेम ही आ रहा है ना, ये दोनों सेम ही रेखा है। 4 बटे -8 -1 बटे 2 -2 बटे 4 बराबर है, दोनों सेम ही रेखा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत अनंत सॉल्यूशन होंगे। बिल्कुल नहीं दूंगा पीयूष तुम्हें जैकेट। क्लियर ना? नहीं यूनिक कहां से हो गया रमन? भैया गौर से देखिएगा, गौर से यहाँ पे आपको एक लाइन दे रखे 4x - y - 2 बराबर 0। दूसरी लाइन को घुमा फिरा के लिखा है भैया, माइनस का 8x इधर कर दो, 2y इधर कर दो, प्लस 4 बराबर 0। अगर आप इन दोनों लाइन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 4 बटे -8 या माइनस का 1 बटे 2 माइनस का 2 बटे 4 तीनों बराबर, तो ये भी माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, ये दोनों लाइन सेम ही है, सेम लाइन है। सेम लाइन मतलब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अगला देखो भाई, ये बनाइए, पूछा k के किस मान के लिए इन दोनों लाइनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो तभी होंगे ना इन दोनों लाइनों के जब दोनों लाइन सेम हो जाएं, और सेम होने के लिए आप मुझे खुद ही बताओ, सेम होने के लिए बिल्कुल देखो 5 का 20 4 गुना, 8 का 32 4 गुना, तो 6 का भी 4 गुना, यानी कि माइनस k की जगह आना चाहिए 24, तो k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? -24, आंसर -24, बी ऑप्शन। अगर भैया इन दोनों लाइनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों सेम लाइन होनी चाहिए। अगर आप यहां देखो, ये तुम्हारा यहां पे 5 से 20 से 4 गुना हो गया, 8 से 32 4 गुना हो गया, तो y का कोएफिशिएंट भी 6 का 4 गुना, माइनस k की जगह 24, तो k की वैल्यू -24 आ गई। इनफाइनाइट a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 रख दिया ना, तीनों को इक्वल कर दिया, कोई नई चीज नहीं है, वही है। ये बनाइए, यदि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, यदि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, तो a प्लस b की वैल्यू बतानी। अगर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब सेम ही लाइन, आप खुद ही सोचो, जैसे होगा 3x प्लस 5y माइनस a बराबर 0, और दूसरा है 9x प्लस by प्लस 12 बराबर 0। कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है तो रेशियो बराबर होना चाहिए, 3 से 9 3 गुना है, तो 5 से भी 3 गुना, b की वैल्यू आ जाएगी 15, माइनस a का 3 गुना होना चाहिए 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4, a की वैल्यू आ जाएगी -4। अरे देखो ना, 3 3 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, -3 यहाँ पे -4 होगा, -4 का 3 गुना जो है तुम्हारा -4 इंटू -+4 4 का 3 गुना 12 हो गया, तो a की वैल्यू -4 है ना। तो आपसे पूछा a प्लस b, तो a प्लस b कितना जाएगा? 15 और -4 क्या है? आंसर क्या है? ठीक, ये बताइए, यदि लाइन 4x प्लस 6y बराबर 15 और kx माइनस 8y बराबर 21 का यूनिक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी? ध्यान सुनना, अगर इन दोनों लाइनों का यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है, तो इन दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग होना चाहिए, मतलब a1 by a2 4 बटे k की वैल्यू बिल्कुल भी बराबर नहीं होनी चाहिए 6 बटे -8 के। क्लियर है? तो यहाँ से k की वैल्यू बिल्कुल भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, 8 चौक 32 माइनस का 32 बटा 6, k की वैल्यू माइनस का 16 बटे 3 ना होकर कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू माइनस का 16 बटे 3 नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो स्लोप शुड बी अनइक्वल, पैरेलल नहीं होनी, तो 4 बटे k शुड नॉट बी इक्वल टू 6 अपॉन -8, तो k की वैल्यू माइनस का 16 बटा 3 तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भानु, मनिया गलत कर रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ये रेखाएं जो हैं, 3 रेखाएं संगामी हैं, तब k का मान क्या होगा? ये पूछा है। ठीक है रामेश्वर, यदि रेखाएं संगामी हैं तब k का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए मैं आपसे बताता हूं, बहुत आसान सी चीज है। संगामी, पहले तो समझना कि कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, तो पहले तो ये वाला कांसेप्ट समझिए कि कॉन्करेंट लाइंस का कांसेप्ट क्या है। कॉन्करेंट लाइंस हिंदी में कह देते हैं इनको संगामी रेखाएं। अच्छा, कॉन्करेंट लाइंस वो लाइन होती हैं जो बहुत सारी लाइन एक ही बिंदु से होकर गुजरती है ना, जैसे ये जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, ये कॉन्करेंट लाइन है। कॉन्करेंट लाइन मतलब जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही बिंदु हो, ये कैसी लाइन हो जाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। फिर 3 कॉन्करेंट लाइन है तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है। ऐसा सवाल आ जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन अगर कॉन्करेंट है, तो जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस लाइन पर भी होगा। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो एक ही बिंदु से पास करेंगे। किस बिंदु से पास करेंगे वो यहाँ से सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करके निकाल लो। 5x - 2y अगर 6 दे रखा है और 2x + 3y अगर आपको 29 दे रखा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 3 से, या 3 से 3 पंजे 15x माने 3 दूनी 6y और 3 सिंह 18, या मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y है ना, और 29 दूनी 58 58। अब दोनों को जोड़ दो, 15 4 19x 8 8 16 का 6 2 5 7, x बराबर कितना आ गया? 4। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। x की वैल्यू अगर 4 आ चुकी है, यहाँ पे रख दो, तो 4 तिया 12, 29 - 12 कितना होता है तुम्हारा? x के लिए 19 चौक क्षेत्र आ गया ना, 29 - 9 में 2 के साथ 17, तो y की वैल्यू आ जाएगी 17/3। ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 12
x की वैल्यू 4, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा ना, ठीक है x की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8 प्लस 3 बाई 29, तो y की वैल्यू 29 माइनस 8 21/3 7, तो y की वैल्यू 7। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4,7। तो अगर इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 4,7 है तो जाहिर सी बात है 4, अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो ये जो 4,7 ये वाला जो पॉइंट है तीनों लाइन पर भी होगा, ये इस पे भी होगा, ये इस पे भी होगा, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अरे भैया अगर ये तीनों लाइन सेम बिंदु से होकर गुजरती है 4,7 से, तो 4,7 इस लाइन पर सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर x की जगह 4 4 32, y की जगह 7 7 13 21 बराबर की, तो की वैल्यू 3 2 5 और ये बना के 53, की वैल्यू आ गई 53 आंसर। क्लियर है? गुड आउट यहां तक? चलो भाई सबको पल्ले पड़ गया? ठीक, चलो आगे बढ़ो, ये बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। ये वाला क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है, अब जितने भी क्वेश्चन है लाइन को सॉल्व करने वाले हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन लेंगे हम। ये 2018 मेंस का सवाल है, पूछा हुआ अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक लाइन दी है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये y एक्सिस को काटती है पॉइंट P पे अल्फा बीटा, और ये दूसरी लाइन है 6x प्लस y माइनस 15, दूसरी लाइन है 6x प्लस y माइनस 15 बराबर 0, ये x एक्सिस को काटती है Q पे, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सम पूछा है। अब ये अगर एक लाइन है ये y एक्सिस को काट रही है P पे, ये y एक्सिस को काट रही है पॉइंट P पे, पॉइंट P का मतलब अल्फा कॉमा बीटा है। अगर y एक्सिस को काट रही है तो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, और x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा तो y की वैल्यू -7 से -6 बार कट के आ जाएगा 6, तो अल्फा की 0 बीटा की वैल्यू 6 आ गई ना, अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू 6। अगर ये वाली लाइन है x एक्सिस को काट रही है तो x एक्सिस को काट रही है किस पॉइंट पे? Q पे, Q का मतलब गामा कॉमा डेल्टा। अगर x एक्सिस को काट रही है तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो x की वैल्यू 15/6 यानी कितना देगी? इसकी वैल्यू 15/6, x की वैल्यू यहां से 15/6 आ जाएगी ना, 5/2, ये 5/2 आ जाएगी, तो ये हो गया यहाँ पे। आपसे पूछा इनका सम, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 है, बीटा 6 है, गामा 5/2 है, डेल्टा 0 है, तो 6 दूनी 12 है, 5 17/2 17/2, बी ऑप्शन आंसर है। बताओ, ये आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल का लेवल है। हाँ रजत बिल्कुल, क्लियर है बात यहां तक? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 40, ये बनाइए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन है, एक है 3x माइनस 5y बराबर 19 और दूसरी है 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। ये इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है P अल्फा कॉमा बीटा, तो 3 अल्फा माइनस बीटा पूछा है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप इसको गौर से देखो, ये प्लस 1 जब इधर पहुंचेगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। बोलो, आप कुछ मत करो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 7 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3y, ऐसे कर लेते हैं, जो इक्वेशन है 7x को इधर ले आओगे 7x, 3y को इधर ले आओगे माइनस का 3y और बराबर 1 हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 5 से सॉल्व तो करना है, 5 3 15x माइनस 5 से 5 3 15x, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर 3 3 9x माइनस 15y बराबर 19 3 57, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो 5 7 35x माइनस 5 3 15y बराबर 5 1 5। अब माइनस कर लो, जैसे माइनस करोगे तो 9x माइनस 35 कितना आ जाएगा? माइनस का 26x, और 57 माइनस 5 आ जाएगा 52, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26 दूनी 52 माइनस का 2, तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे रख लो, तो माइनस का 6 माइनस का 5y बराबर 19, तो माइनस 6 माइनस 19 माइनस का 25 बराबर आ जाएगा 5y, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। तो मतलब ये कहने का है कि दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रही है ना, अल्फा बीटा अगर पॉइंट पे काट रही है तो अल्फा की वैल्यू -2 आ चुकी है और बीटा की वैल्यू -5 आ चुकी है। आपसे पूछा 3 अल्फा माइनस बीटा, तो यानी कि 3 अल्फा 3 दूनी माइनस का 6 और बीटा मतलब माइनस का 5, माइनस प्लस का 5, माइनस 6 और प्लस 5 माइनस का 1, आंसर है माइनस का 1। यस, इतना आसान है। ये क्वेश्चन भी 2018 मेंस के पेपर का पूछा हुआ रिसेंटली, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। क्लियर है? मैंने सुना गया ना सभी स्टूडेंट्स का? क्लियर है भाई? क्यों समझ नहीं आया भानु? इसमें तो हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी तो किया है भैया, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके x y की वैल्यू याद ही अल्फा बीटा की यहां पुट कर लो, आंसर खत्म। अच्छी अंकित, चलिए देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने क्लास इसलिए ली क्योंकि फर्जी टॉपिक है, बेवजह आपका लटका रहेगा, इस वजह से। टोटल 60-70 सवाल की शीट है, 40 सवाल मैंने करा दी, संडे को क्लास लूंगा, इस टॉपिक को मैं निपटा दूंगा, स्पेशल क्लास। दिस इज नॉट, मतलब ये वैसे हमने अलग से लगाया कि टॉपिक जो है बकवास है और ये अलग से आपको कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है? चलिए ठीक है, कल को जो मैथ स्पेशल 8 वाले बच्चे उनकी कल सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है? बाय।